आपको मैंने कल जो बुक स्टार्ट की थी वो पेपर थर्ड में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी, यानी इष्टतमकारी प्रविधियाँ। इसमें मैं कल आपको बता रहा था कि लीनियर इक्वेशन का हम हल क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन का, जो मैंने नॉर्मली आपको बताया था। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन तो कम है, लेकिन थोड़ा सा इससे ब्रॉड जो स्थिति होती है ना, वो क्वेश्चन आते हैं। अब हम उसको पढ़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा में हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँ, थोड़ा मेजर ही आते हैं। तो थ्योरेटिकल टाइप यानी भाषा के रूप में दिए गए क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें कि आपको पहले इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी एक दी गई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ में निरूपण कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ दो प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। पहले मैथमेटिकल एलपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी उसकी, और फिर ग्राफिकल। अगर हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है और उसका वो कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन फाइंड, देन आफ्टर वी कैन अप्लाई द टू मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैथमेटिकल एलपीपी बनानी होगी उसकी, और सेकेंडरी पर हमको ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा। क्लियर? तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको बोल कर ही बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे लिखूंगा तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा। आप इसमें ध्यानपूर्वक ये देखना कि क्वेश्चन में जो लिखा है कि एक फर्म दो प्रकार की विद्युत उपकरण बनाती है। एक कोई भी फर्म हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी उद्योग चलने वाले जो स्टोर हैं वगैरह जो बनाते हैं खुद, तो कोई भी दो संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो अगर दो विद्युत उपकरण बनाने वाली हैं ए और बी, वो उत्पादन करती हैं, यानी कोई भी दो फर्म हैं जो दो प्रकार के विद्युत उपकरण का उत्पादन करती हैं, एक तो ए और एक बी। अब जैसे कोई विद्युत उपकरण में कोई तो बनाता है साहब वायर बनाता है, और कोई हमारे पास में होल्डर वगैरह इनको बनाता है ना, कोई बल्ब बनाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास में उपकरण के नाम पर दो तीन हो जाते हैं। तो वो ये कहता है क्वेश्चन कि अगर ए और बी दोनों ही अपनी जो फर्म है जो इंस्ट्रूमेंट बनाती है, बनाने के बाद अगर मार्केट में सेल करती है, तो यानी फर्म ए पहली फर्म को तो 20 रुपये का और दूसरी फर्म को 30 रुपये का लाभ होता है एक इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, तो यानी ए और बी प्रकार के दो इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं दोनों ही, लेकिन इसमें एक को तो लाभ होता है यहाँ पर क्या नाम से 20 रुपये का, दूसरे को लाभ होता है 30 रुपये का। तो यानी इसमें प्रति इकाई जो लाभ हुआ ना ए और बी का, एक इंस्ट्रूमेंट पर 20 रुपये का, दूसरे पर 30 रुपये का लाभ होता है। प्रति इकाई ए उपकरण में 3 मीटर, 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर काम में लेता है। ए जो है ना, ए जो इंस्ट्रूमेंट बनता है बनाने के लिए उसमें 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर काम आते हैं बनाने के लिए। अब जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो ये तो है ही नहीं कि डायरेक्ट लिया मटेरियल और बना दिया बन जाएगा, नहीं। पहले आपको कोई चीज़, मोटर भी काम आएगी, ट्रांसफार्मर भी काम आ रहा है उसमें, तो इसके द्वारा बन रहा है वो। ठीक है, तो दूसरी है हमारे पास में उपकरण, उसको बनाने में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर चाहिए। तो माह में कुल 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आगे कहता है कि बी उपकरण जो निर्यात मॉडल है, प्रत्येक इकाई के वोल्टेज स्थिर रखने के लिए लगा दिया गया है। बी में एक वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जो अकेले बी में लगा है, जो एक माह में 65 प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे अपन उसमें मतलब 65 बना सकता है वो भी। तो अधिकतम लाभ के लिए एलपीवी का समीकरण बनाइए और लेखा चित्र द्वारा इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये क्या है। एक दो फर्म थी जो अपने पास में ए और बी प्रकार का विद्युत उपकरण बनाती है। तो मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ, जैसे कि विद्युत उपकरण, ये उपकरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए और बी दो टाइप के विद्युत उपकरण बनाती है सब फर्म है ना। ये दो टाइप के विद्युत उपकरण बनाती है, दो टाइप के उपकरण बनाती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसा ही सॉल्व नहीं होते। अब आपको यहाँ करना क्या है कि ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे। जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो हमारी फर्म बना रही है, कंपनी बना रही है, या कोई और चीज़ है, कोई भी कंस्ट्रक्शन जिसके द्वारा भी हो रहा है, वो बनाने वाली चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन ये जो बनने वाले जो उपकरण है ना, वो किसके द्वारा बने, अब वो भी हम यहाँ लिखेंगे।
जैसे एक तो मोटर आई काम में, है ना, एक आया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर। और एक और चीज इसमें काम आई है आपके वोल्टेज कंट्रोल करने का, यानी वोल्टेज नियंत्रक, वोल्टेज नियंत्रक, है ना। और फिर अंत में हम यहाँ एक प्रोसेस में लिख लेते हैं कि सब लाभ, ठीक है। अब लाभ की फॉर्म को हम जेड से दर्शा देंगे। अब इंस्ट्रूमेंट जो ए बना इसको मैं एक्स लिख लूंगा, और इंस्ट्रूमेंट जो बी बना उसको मैं उसकी क्वांटिटी एक्स और वाई। अब नीड, इधर नीड लिखेंगे, आवश्यकता कितनी कितनी हो रही है, ठीक है। इधर हम नीड लिख लेंगे, यानी अब आवश्यकता हमारी कितनी कितनी है, आवश्यकता ये हमारी कितनी कितनी है। अब यहां पर देखो ए बनाने के लिए पहले तो इसने जो लाभ दिया था वो लाभ लिख लो आप सबसे पहले। 20 रुपये और 30 रुपये का लाभ हो रहा था, यही सबसे पहली लाइन यही थी, 20 रुपये 30 रुपये। तो लाभ को तो हम लास्ट में लिख लेंगे। अब जो आपके इंस्ट्रूमेंट काम आए थे बनाने के लिए, जो यंत्र काम आए थे, यानी जो जैसे कभी हम घर पे कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या पदार्थ चाहिए, तो ये मटेरियल कहलाया एक प्रकार से, क्या कहलाया, मटेरियल। और ये क्या कहलाया, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, ये मटेरियल हो गया हमारे पास, कौन कौन सा है, किसके द्वारा बन रहा है, किसकी सहायता से बन रहा है। अब ए के लिए तो जो 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर ही काम आए, 3 और 2 ही काम आए, इसके लिए ये काम नहीं आ रहा। बी के लिए हमारे पास में यहाँ इसने खुद लिखा है कि 2 और 4, 2 मोटर 4 ट्रांसफार्मर और क्या नाम से आपके 1 माह में 65 प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ये वन टाइम, ये इसके लिए एक काम में लिया है, लेकिन ये हम 65 प्राप्त कर सकते हैं। अब अधिकतम देखो, 1 माह में कुल 210 तो मोटर की जरूरत पड़ सकती है, हमारे को कुल की जरूरत पड़ सकती है, और ये 300 ट्रांसफार्मर तक की जरूरत पड़ सकती है, और इसमें 65 प्राप्त किए जा सकते हैं, ये ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में ये जो कॉलम छोड़ा है मैंने, ये कहता है मैक्सिमम या मिनिमम। क्वेश्चन बी आस्क्ड टू मैक्सिमम और मिनिमम, व्हाट इज द, तो यहाँ हमको ये क्या पूछ सकता है कि इसमें लिखा है अधिकतम लाभ के लिए, तो आप यहाँ लिख लेना मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी लाभ। तो अब जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, तो सॉल्व करने में बस ये चीज़ बनाना सीख जाना, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसमें अगर आपने ये बनाना सीख लिया कि भाई आप किस किस के द्वारा क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो, और इन 2 या 3 फर्मों में हमने क्या क्या, मतलब कितना कितना पार्टिसिपेंट लिया था, मोटर का कितना पार्टिसिपेंट है, ट्रांसफार्मर का कितना है, वोल्टेज नियंत्रक का कितना है, और इनकी क्वांटिटी मैक्सिमम हमको, मैक्सिमम या मिनिमम, कम से कम या अधिक से अधिक कितनी दे रखी है, तो ये कहता है इतनी आवश्यक है। अब यहाँ जब कभी मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है ना, तो अब इसमें ये कहता है आवश्यकता, अब इतने की तो जरूरत है ही, अब इतने की जरूरत है, इससे कम नहीं, तो यानी हम यहाँ लिख लेंगे लेस इक्वल, यहाँ पर हम हल्का सा हमारा साइन मार लेंगे, ये लेस इक्वल का सिंबल, ठीक है। तो दूसरी बात ये आती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा ना, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव थोड़ी होती है। कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो उसकी मात्रा 1 2 3 से ही गिनने में आएगी। तो ये जो एक्स और वाई है ना, जो हमारे पास में विद्युत उपकरण थे, ये एक्स और वाई पॉजिटिव रहेंगे सब सदैव। तो अब फर्स्ट इक्वेशन तो आप इस मोटर पर आधारित बना लेना। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य फलन क्या होगा, ये देखो, उद्देश्य फलन, ये आपको मैं एलपीवी निर्माण बता रहा हूँ कि उद्देश्य फलन हम बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, इस जेड पर आधारित। तो जेड इज इक्वल टू क्या, 20 का एक्स से मल्टीपल, 20x प्लस 30 का y से मल्टीपल, 30y। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना था, मैक्सिमम, उच्चतम, अधिकतम, ठीक है। फिर प्रतिबंध, दूसरा पॉइंट आएगा आपका प्रतिबंध ज्ञात करना, ST, ये ठीक है। ST क्या होगा, अब ST हम इन तीनों पे ज्ञात करेंगे, तीनों पे 3 समीकरण बनी, 3 समीकरण, 3x 2y लेस इक्वल 210, 3x 2y लेस इक्वल 210।
सेकेंडरी 2x 4y लेस इक्वल 300, 2x 4y लेस इक्वल 300। फिर ये कुछ नहीं, इसके लिए हम लिखेंगे 1y लेस इक्वल 65। तो मेरे पास में यहाँ 3 इनइक्वलिटीज आ गई, ठीक है। तो इट इज क्लियर। फिर आता है आपका लास्ट में ऋणोत्तर, मतलब वेरिएबल्स। अब यानी अशून्य संख्याएं, जिसे अपन बोलते थे ना ऋणोत्तर प्रतिबंध, अशून्य मतलब नॉन नेगेटिव। तो यहाँ लास्ट में आप ये लिख लेना इसमें x की वैल्यू तथा डाल के, ठीक है। इसमें तथा डाल के लिख देते हैं लास्ट में ऋणोत्तर प्रतिबंध, ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो x हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है, y हमेशा इसमें ग्रेटर इक्वल 0 होता है। अब ये ग्रेटर इक्वल 0 होता है क्यों? इसका कारण क्या है कि ये ग्रेटर इक्वल 0 क्यों हुआ? क्योंकि मटेरियल जो आपने बनाया ना, जो सॉरी इंस्ट्रूमेंट जो बनाए, उसकी क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं है। तो नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये हम क्या किस में रखेंगे? ग्रेटर इक्वल में। क्लियर? तो अब ये हमने क्या करा कि एक एलपीपी का निर्माण कर लिया। तो ये हमारी एलपीपी कंप्लीट हो गई, बन गई ना। तो ये मेरी एलपीपी बन चुकी है। अब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। एलपीपी मैथमेटिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई मेरी। अब मेरी मैथमेटिकल फॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो गई है तो मैं इसका ग्राफिकल पोजीशन पे जाना चाहूँगा, लेकिन इसका मैथमेटिकल अभी इस बात पे पूरा नहीं हुआ। यानी यहाँ ये कहेगा कि इसका सॉल्यूशन करके ग्राफ पर अलॉट तो करो, तो ग्राफ पर अलॉट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कल जो प्रोसेस बताया था वही प्रोसेस है, तीनों इनइक्वलिटीज पर अप्लाई करना है, तीनों पर। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि संगत समीकरण। अब देखो यहाँ पर तीनों के लिए लिखना पड़ेगा। अब ये या तो आप डायरेक्ट बनाना सीख लो, ठीक है। ये जैसे कि 1, 2 और 3 नंबर डाल दिया। इनइक्वलिटीज 1, इनइक्वलिटीज 1 के द्वारा क्या होगा? टेबल डायरेक्ट बना लेते हैं हम इसमें, चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं टेबल बना लेता हूँ। इसकी टेबल क्या बनेगी? इसकी टेबल बन जाएगी, देखो मैं आपको टेबल डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें। एक्स और वाई, अगर इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 2y 210 है ना, तो 105 आ जाएगी, ठीक है। अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो x बताएगा 3 का भाग दे दो 70, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा सुसंगत हल क्षेत्र किस ओर होगा? हल क्षेत्र लेस इक्वल 210 है ना, तो यानी 0 0 पर हल क्षेत्र कितना हुआ? अब यहाँ पर आप हल क्षेत्र भी बता सकते हो। तो इस जगह हल क्षेत्र बता देना, इस जगह डायरेक्ट बाई 0 0, तो 0 लेस मतलब टूवर्ड 0 यानी मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। भाई इतना डीपली हमें क्या पूरी एक्सप्लेन नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको डीपली नहीं बता रहा, इतना आपको आता है। पर अब आएगा इनइक्वलिटीज सेकंड। इसकी टेबल क्या बनेगी? टेबल आप इक्वेशन, अब भाई आप सेकंड ईयर में आ गए तो इतना तो आपको वो ज्ञान ही होगा ना कि आप टेबल कैसे बना सकते हो डायरेक्ट। अब छोटे बच्चे तो है नहीं, ये छोटी कक्षाओं के हो, तो मैं आपको पूरा ही खोल के बताऊँ। मेरे तो मेन तो ये था कि आपको इससे इक्वेशन बनाना, क्योंकि ये चीज़ ये प्रोसेस क्या आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह से। तो ये मैंने आपको बनाना बता दिया, ये बुक में डायरेक्ट ही इस तरह से बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको बनाना बताया कि कैसे बनाते हैं। अब इन इक्वेशन सेकंड, द टेबल क्या बनेगी सेकंड से? अगर x 0 पुट किया तो 4y 300 है, तो क्या कहलाएगा? x 0 होने पर 4y अगर 300 है तो बताओ फिर यहाँ मान कितना आएगा? 300 में 4 का भाग दो, फिर 75, ठीक है। और अगर y 0 रख दिया तो 2 का भाग दे लो, 150 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब हल क्षेत्र बता दो, थ्रू 0 0 यानी थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु के द्वारा। तो ये टुवर्ड द ओरिजिन है ना, लेस इक्वल है ना, तो लेस इक्वल पॉजिटिव। अब मैंने ये कहा था कि 0 लेस इक्वल अगर पॉजिटिव है तो ये कहता है हल क्षेत्र इसका जो है ना वो मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की ओर। ये आप ध्यान रखना बस।
पॉजिटिव होने पर। तो यहाँ तीनों में ये आएगा। अगर एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करेंगे ना, तो तीनों ही ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव से, मतलब 0 पॉजिटिव से कम होता है, सही है। तो तीनों में हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर डू कर देता हूँ सिमिलर, ठीक है। अब इन इक्वलिटीज थर्ड टेबल क्या बनेगी। अब इसकी जो टेबल बनेगी ना, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये कह रहा है कि आपको जो इक्वेशन बनानी है ना, वैसे आप सिंगल इक्वेशन y 65 है, y तो 65 है, तो y को आप 65 अब एक बार नहीं 2 बार ही लिख सकते हो। लेकिन x की वैल्यू 0 और 75, मतलब आपके 50 75 कितनी भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 25 हो सकती है, 75 हो सकती है, तो ये कितना भी हो सकती है। हम x का मान, अब यहाँ x नहीं दी ना, तो मैं x कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन y निश्चित है इसके लिए, y हर बार 65 ही रहेगा। अब इसका हल क्षेत्र किधर हुआ, y की जगह 0 पुट करा, तो मतलब 0 लेस इक्वल 65, तो यही होगा हल क्षेत्र। इसका भी हल क्षेत्र यही हुआ, ठीक है। तो ये इसका भी हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, ठीक है। तो तीनों का बना लिया हमने। ये आपका चार्ट बन गया, मतलब फॉर्मेट बन गया, एलपीपी बन गई, और ये आपने टेबल निकाल ली। टेबल निकालने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए देखो, इसमें रीडिंग करो कि x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 150 और y की मैक्सिमम वैल्यू 105। तो आपको यहाँ स्केल मानना पड़ेगा। बिना स्केल की, क्योंकि ग्राफ पेपर पर मैक्सिमम 15 तक की लाइनें होती हैं, 12 12 15 15 और 20 है ना। 15 तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 होंगी। तो अब आप इसके मतलब स्केल मान के ही चलोगे, तो थ्रू स्केल मानना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, ये हम एक तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसमें 10-10 के अकॉर्डिंगली मान लेता हूँ, या तो 20-20 भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करेगा, 10 20 30 30 तो छोटा, थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरे पास 150 तक है, ठीक है ना। तो 150 होने का मतलब है कि मुझे बहुत ही कम में लेना होगा। 20 40 60 80 100 120 140। 20 दूनी 40 20 तिया 60 20 चौक 80 20 पंजे 100 20 दूनी 40 20 तिया 60, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स था। तो 20 40 60 80 100 120 140 160 स्केल मानना पड़ेगा यहाँ आपको। स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा, यानी 20 = 1 cm, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर, ठीक है। और 20 ही = 1 cm वाई अक्ष पर, इधर भी वाई अक्ष पर यही ले लो। 20 40 60 80 100 और यहाँ आधा रह गया ये, ठीक है। तो ये ऊपर तक ले जाता हूँ, यहाँ पर ये ग्राफ हो जाएगा। अब 20 40 60 80 100 120, ठीक है। ये मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। ये 0 है, इधर -x और इधर -y है। अब आप पहली टेबल के अकॉर्डिंग निशान लगाओ। x 0 पर, y 105, 100 10 105 यहाँ लगेगा ये, ठीक है 105। और फिर 70, इधर 70 यहाँ लग जाएगा, ये 70 है, ठीक है ना। ये 70 हो गया और ये 105 हो गया, ये 105 कहलाया। तो इन दोनों को थ्रू स्केल मिला दो, ये लाइन आ जाएगी। अब इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी इसने कल बता ही दिया था मैंने कि x इधर जाएगा, x > 0 और y > 0 का मतलब होता है अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ये राइट साइड में। तो ये होगा 0 पर 75, तो 70 यानी 60 70 और ये 75, यहाँ पर आएगा 75, तो ये 75 और x 150 y 0, x 150 यहाँ पर 150 हो गया, ठीक है। तो इसको मिला देना, ये लो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब इसके बाद x का मान 0 y 65 है, ये लो 65 पर,
ठीक है ना, 60 ये 65 पहला बिंदु। फिर यहाँ पर लिखो आप 50, 50 के ऊपर भी 65, तो यानी ये लाइन सीधा चलेगी इधर और ये लाइन 50 के ऊपर भी आएंगे हम ऊपर यहाँ तक, तो ये 65 है, ये दूसरा बिंदु 50 पर 65 और भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी स्ट्रेट इस प्रकार खींच जाएगी ये लाइन, ठीक है। अब ये तीनों से हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, यानी इसका भी हल क्षेत्र नीचे की ओर, इसका भी नीचे की ओर, इसका भी नीचे की ओर, और ये कहता है x ग्रेटर इक्वल 0 और ये अपवर्ड कहता है y ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये जो तीनों रेखाएं थी ना, तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, एक तो इस O बिंदु पर, इसको O मान लेते हैं, ठीक है, इसको A बिंदु, इसको मान लूंगा मैं B बिंदु, और इसको मान लूंगा मैं C बिंदु, और इसको मान लूंगा मैं D बिंदु। क्योंकि सुसंगत हल क्षेत्र क्या हुआ, अब यहाँ लिख लेंगे हम सुसंगत हल क्षेत्र। अब ये होगा हल क्षेत्र इस जगह पर O A B C D O, यानी ये बन रहा। अब ये सुसंगत हल क्षेत्र कहलाया। अब इस सुसंगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे, इसको मिटा देता हूँ, है ना। देखिएगा अब यहाँ जो हमारे पास में पार्ट आ गया ना, तो कोणीय बिंदु देखो, कोणीय बिंदु। अब कोणीय बिंदु मेरे पास में ज्ञात हुए, एक तो O A B C और D, 5 ज्ञात हुए, 5 हुए ना। तो कोऑर्डिनेट बताओ, A के O के तो 0 0, A मिलता है हमारे पास में 70 पर 0, है ना, 70 पर 0। B जो ज्ञात होगा ना, B वो दोनों इक्वेशन पहली और दूसरी को काटने पर मिलेगा। तो B अगर पहली और दूसरी दोनों को काटने पर मिलता है ना, तो ये बता रहा है B वाला आपके 30 पर 60, यानी 30 के ऊपर 60 पर जाकर ये मिल रहा है, यानी यहाँ से 30 आएंगे और यहाँ से 60 जाएंगे। तो B कोऑर्डिनेट हुआ 30 पर 60, ठीक है, 30 पर 60 हो गया। अच्छा, C जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपके पास में 20 पर 65, है ना, 20 पर 65। और D क्या हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 65, 0 पर 65। ये आपके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कोऑर्डिनेट आप ग्राफ में आसानी से ढूंढ के निकाल सकते हैं। फिर आएगा आपके पास में जो z है ना, z वो था 20x और 30y, 20x 30y था। अब आपको इन कोऑर्डिनेट से z की वैल्यू ढूंढनी है कि z किस पर अधिकतम बनता है। तो चारों से z का मान निकालेंगे, z का मान पांचों से। तो ये पहले से तो निकालने का मतलब ही नहीं है, 0 0 इट मीन्स 0 हो गया। सेकंड से निकालूंगा 70 और 0, तो 70 यहाँ रखूंगा ऐसे x की जगह, x और y की जगह। तो 7 दूनी 1400 प्लस 0, यानी टोटल 1400 आया। ये रखूंगा तो 30 20 600 और 6 3 1800, तो 18 6 2400 हो गया, ठीक है। यहाँ पर z बताऊंगा 20 रखूंगा तो 400 और 65 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो कितना हुआ, 3 5 3 15 6 18 19, तो 1950 और 400 2350, ठीक है। और लास्ट में 0 और 65 अगर रखूंगा तो वही 1950, इसका मतलब ये 1950 हुआ। अब इन चारों में से ये देखो कि कौन मैक्सिमम आया, तो यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2400। अधिकतम z कितना है, 2400। किस बिंदु पर, ये इसका बिंदु बता दो कि बिंदु आया ये मैक्सिमम बिंदु, अधिकतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, ये उच्चतम या अधिकतम बिंदु कह लो, किसी बिंदु हुआ यहाँ पर बी का मान हुआ 30 और 60। इस तरह से सॉल्यूशन क्या हुआ, हल आ गया आपके पास में x का मान तो 30 और y का मान 60। जो उपकरण बने थे ना वो उनकी मात्रा निकल आई 30 और 60, इतना निकली यहाँ पर। तो 2 या 2 से अधिक समीकरण दिए होते हैं तब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्यूशन अगर निकालेंगे ना तो वो इस प्रकार से निकलेगा। तो ये कहता मैक्सिमम कितना निकला, ये तीनों इक्वेशनों से मैक्सिमम कितना बेटा, वो 30 और 60 आया। तो अब है ना आपकी समझ में।